ओम साई राम। मैं अंकित तिवारी आपका इतिहास की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में अपने मिडिवल के पार्ट को पढ़ रहे थे और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके पुत्र आराम शाह को देख चुके थे। इसके बाद हमारा जो अगला इसका शासक आता है गुलाम वंश का, उसके बारे में हमें देखना है। गुलाम वंश के अगले शासक के बारे में समझने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसका ऐबक के पुत्र आराम शाह से जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में ये बदायूं का इक़्तिदार इल्तुतमिश जीत जाता है और उसके बाद फाइनली आखिर में इल्तुतमिश को एक तरह से गद्दी मिल जाती है। यानी गुलाम वंश का अब अगला शासक इल्तुतमिश है। तो इसको आपको हेडिंग डालकर लिख लेना है, इल्तुतमिश। इसके बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो ध्यान रखेंगे, ये इतिहास में 1210 से लेकर के 1236 की अवधि में रहता है। इस 26 साल के शासनकाल में इल्तुतमिश ने कई सारी उपलब्धियां अर्जित की। दिल्ली सल्तनत को एक ऐसा सैद्धांतिक आधार दे दिया, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर दी कि आगे चल कर के दिल्ली सल्तनत बहुत लंबी समय तक टिकी रहती। दिल्ली सल्तनत का मूल आधार इल्तुतमिश ने ही दिया, चाहे वो मंत्रिपरिषद को बनाने का हो या फिर बाहरी आक्रमणों से और अंदरूनी जो एक तरह से विवाद थे उनसे दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित बचाने के कारण इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कभी प्रश्न आता है तो वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन है, तो आपको हमेशा टिक किसे करना है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसमें कोई शक नहीं है। और याद रखना, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। क्यों ऐसा था? क्योंकि इसने सल्तनत को एक मंत्रिपरिषद दी, याद रखेंगे, सल्तनत को एक मंत्रिपरिषद दी, सल्तनत को एक प्रशासनिक ढांचा दिया, जिसके आधार पर सल्तनत ज़्यादा दिन तक टिकी रहे। यानी इसका जो दायित्व है, इसका कार्य जो है बहुत दिनों तक चलता रहे। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। जरा इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, बहुत अच्छी जानकारी आप अर्जित करना चाहते हैं, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें और समझ लीजिए। वो चीज़ें ये हैं कि इल्तुतमिश ये मध्य एशिया में जन्मा था। इसका जो जन्म हुआ वो मध्य एशिया में हुआ। मध्य एशिया में इसका जन्म होता है और ये जन्म होने के बाद अपने भाइयों के षड्यंत्र के कारण गुलाम बना दिया जाता है। याद रखेंगे, इसके भाइयों ने इसे बेच दिया था। भाइयों द्वारा बेचा जाता है। जब इसके भाइयों ने इसे बेच दिया तो ये बिकते बिकते आगे चल करके एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाता है जो खुद गुलाम होता है। तो याद रखेंगे, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा फिर खरीदा गया गुलाम के रूप में ऐबक ने इसे खरीदा। ऐबक ने खरीदा। जब ऐबक ने इसे खरीद लिया तो इस खरीदारी में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। ये जो गुलामों का व्यापारी होता था, जो वास्तव में मध्य एशिया से इसके भाइयों द्वारा खरीद कर लाया गया था, यानी वो गुलाम का व्यापारी जो गुलामों का व्यापार करता था, वो जब इल्तुतमिश के भाइयों से इल्तुतमिश को खरीद कर लाया तो उसने गजनी में इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन गौरी इसे खरीदना चाहता था। उस व्यापारी ने कम दाम मिलने के कारण गौरी से इसे नहीं बेचा। तो फिर गौरी ने एक प्रतिबंध लगा दिया कि अब तुम इसे गजनी में नहीं बेच सकते, इसके बाहर जाकर कहीं भी बेचो जाकर, लेकिन अब तुम इसे गजनी में नहीं बेच सकते। जिस कारण इल्तुतमिश ने
आखिर में एक तरह से गजनी के बाहर जाकर के ऐबक द्वारा इसे खरीद लिया जाता है। और जब खरीदा जाता है तो वो वास्तव में उस समय तराइन की दूसरी लड़ाई के समय एक ऐसा षड्यंत्र हो जाता है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की जान बचाई थी तराइन के दूसरे युद्ध में, और आखिर करके पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में विजय मिली, जिस उपलक्ष्य में ऐबक को गौरी ने कहा तुम्हें जो उपहार चाहिए तुम मांग लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है और मैंने तराइन का युद्ध भी जीता है। तो जिस कारण ऐबक को ये जब एक तरह से उपहार मिला तो ऐबक ने गौरी से कहा, गौरी जी मुझे बस एक ही उपहार चाहिए, आप मुझे इल्तुतमिश को खरीदने की अनुमति दे दीजिए। तो गौरी ने इसे कहा कि ठीक है, इस पर हमने प्रतिबंध लगाया है कि गजनी में कोई भी इसे नहीं खरीद सकता, तुम गजनी के बाहर जाकर खरीद लो। तो ऐबक ने फिर इसे गुलाम के रूप में खरीद लिया था। तो ये था इल्तुतमिश का एक तरह से बैकग्राउंड। ये इल्बारी तुर्क था, यानी याद रखेंगे कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया इसके बारे में कि ये किस श्रेणी का तुर्क था। तो इसके बारे में अगर आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रखिएगा कि ये इल्बारी तुर्क था, बहुत उच्च कोटि का इल्बारी तुर्क था। इसके पिता खान थे। खान के बारे में कहा जाता है, अगर आपको याद रखना है, जो पिता थे इल्तुतमिश के वो खान कहे जाते थे। खान यानी कि 10,000 घरों का मुखिया कहलाता था, यानी एक बहुत बड़ी जागीर का मुखिया था इसका पिता। 10,000 घरों का प्रमुख वो खान कहा जाता था। जो खान होता था वो 10,000 घरों का प्रमुख होता था, और वो था इसका पिता जिसके बारे में कहा जाता था। इसके भाइयों ने इस पिता की जागीर बंटने ना पाए, जिस कारण इल्तुतमिश को षड्यंत्र के द्वारा बेच दिया था बचपन में ही। ये बिकते बिकते फिर गजनी के बाजार में आया, फिर आगे की कहानी आप सब सुन ही चुके। तो यहाँ से इल्तुतमिश के एक तरह से आधार को और बल मिला जब ऐबक इसे खरीद कर ले आया। फिर ये गौरी की सेवा में रहते आगे चलकर की गौरी की कई सारी विजयों में इसका हाथ रहता है। गौरी इससे बहुत प्रभावित होता है और अपने साम्राज्य का पहला इक्ता इल्तुतमिश को ही देता है। तो याद रखेंगे, इक्ता पाने वाला इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था। इक्ता पाने वाला, ये सब प्रश्न पूछे गए। पाने वाला इल्तुत पहला व्यक्ति था। जो लोग प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा ये सारे प्रश्न उस प्रैक्टिस सीरीज में भी लगातार आपको मिल रहे होंगे। फिर इसके बाद में कहा जाता है जब इसको गौरी ने इख्ता दिया, गौरी और भी इससे प्रसन्न था, तो आगे चल करके ऐबक की पुत्री से गौरी के दबाव में ही शादी करा देता है। ऐबक की पुत्री, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसका नाम शाह तुर्काना। इसका नाम पेपर में पूछा गया है शाह तुर्काना का, तो याद रखेंगे शाह तुर्काना से विवाह करा देता है। कौन कराता है ये विवाह? तो याद रखेंगे गौरी कराता है कि तुम ऐबक इसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करो, इसके साथ अच्छा व्यवहार करो। इस कारण शाह तुर्काना यानी ऐबक की पुत्री से इसका विवाह भी हो जाता है। फिर इसके बाद में ऐबक की पुत्री से विवाह, फिर इसके बाद में जब ऐबक की पुत्री से विवाह हो गया तो फिर इल्तुतमिश ने एक और बात कही कि अब तुम ऐबक इसे गुलामी से मुक्त कर दो। तो गुलामी से गौरी के ही निर्देश पर मुक्त कर दिया गया था, गुलामी से मुक्त कर दिया गया। याद रखेंगे वो वर्ष अगर पूछा जाता है तो 1206 का वर्ष था जिस वर्ष गौरी की हत्या हो जाती है। आप सब पूरी कहानी जानते हैं, तो उसी वर्ष इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में इसके जीवन में कई सारे परिवर्तन आते हैं। जब ऐबक गद्दी पर बैठा, यानी दिल्ली और लाहौर की जब गद्दी ऐबक को मिली, तो ऐबक ने क्या किया, अब आप सल्तनत का एक ढांचा देखेंगे। 1206 में जब सल्तनत स्थापित होती है, 1206 के बाद आप देखेंगे इल्तुतमिश के जीवन के क्या क्या परिवर्तन आए। इसके बारे में डीप से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस पर आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसके बारे में कहा जाता है जब ये ऐबक गद्दी पर बैठा, यानी 1206 के बाद ऐबक गद्दी पर बैठा, तो जब गद्दी पर ऐबक बैठ जाता है तो इसे इल्तुत को याद रखेंगे बदायूं का इक्तिदार बना देता है।
कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया कि जब ऐबक गद्दी पर बैठा था तो इल्तुत कहाँ का इक्तेदार था, तो याद रखेंगे बदायूं का इक्तेदार था। आगे चल करके जब 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ऐबक की मृत्यु हुई, इस मृत्यु के बाद इल्तुतमिश और ऐबक के पुत्र में एक युद्ध होता है, याद रखेंगे इल्तुत वर्सेस आराम शाह। इसके बीच में युद्ध हुआ कब, 1210 में, और ये युद्ध इतिहास में जड की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जड की लड़ाई। और ये लड़ाई याद रखना, जड जो है वर्तमान में पंजाब में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। तो इस तरह करके आराम शाह युद्ध में मारा गया और आगे चलकर इल्तुतमिश एक तरह से दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हो जाता है। इसने कई सारे चेंजमेंट किए अपनी सल्तनत पर। चेंजमेंट ये किए कि जैसे लाहौर अभी तक राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के समय, आराम शाह मात्र कुछ ही महीने के लिए गद्दी पर बैठ पाया था, क्योंकि इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों ने सपोर्ट करके कहा कि तुम भाई गद्दी संभालो, नहीं तो सल्तनत बिखर जाएगी। तो इस कारण इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है और इल्तुतमिश का विरोध करने के कारण आराम शाह लाहौर से दिल्ली आता है। इसी बीच पंजाब में यानी जड जो जगह पर थी वहाँ पर दोनों की टक्कर होती है। इस टक्कर में जब आराम शाह मारा गया तो इल्तुतमिश को एक तरह से शासक घोषित कर दिया गया। इल्तुत की राजधानी जो थी, याद रखेंगे इल्तुत की राजधानी, अभी तक दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अभी तक लाहौर थी, लेकिन इसने अपनी राजधानी बदलकर दिल्ली कर दी। दिल्ली इसलिए कर दी क्योंकि दिल्ली के इक्तेदार यानी अमीरों ने इसका सपोर्ट किया था। दिल्ली के अमीरों से ही सहयोग पाकर के वो गद्दी पर बैठा था। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किस क्षेत्र के अमीरों ने सहयोग किया था जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन में दे देगा लाहौर के अमीर, दूसरा दे देगा दिल्ली के अमीर, तीसरा दे देगा दोनों के सहयोग से, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको पता है अगर, तो याद रखेंगे दिल्ली के जो अमीर हुआ करते थे इनके सहयोग से ये गद्दी पा जाता है। और इस गद्दी को पाने के बाद फिर इल्तुतमिश के शासन में कई सारी उपलब्धियां शुरू हो जाती हैं। इल्तुतमिश वास्तव में इल्बारी तुर्क था, उच्च कोटि का तुर्क था। प्रशासनिक गुण इसके अंदर, शासन के गुण एक तरह से कह लेंगे कि जब ये एक आगे चलकर व्यवस्था में यानी प्रशासन में आया तो इल्तुतमिश बहुत सारी अपने आप में सुधार करने की चेष्टा करने लगा। जैसे ही इसको गद्दी मिली, इसने सबसे पहला कार्य किया जो इसके शासन क्षेत्र में अंदरूनी विवाद थे उनको समाप्त करने का। इसके शासन क्षेत्र में जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उस समय कुल 3 विवाद बहुत ही प्रमुख थे। उन तीनों विवादों को आप देखेंगे एक एक करके। 2 विवाद तो इल्तुतमिश के स्वयं के रिश्तेदारों ने क्रिएट कर दिए, और तीसरा जो विवाद था वो कुदरत की एक देन कह सकते हैं, या फिर एक तरह से इल्तुतमिश का इस्लाम स्वीकार करना या इस्लाम धर्म को मानने के कारण इसके सामने तीसरा विवाद आया। वो अभी आप देखेंगे। पहला विवाद इसके शासन क्षेत्र में 1215 ईस्वी में आया, जब गजनी के शासक यल्दौज ने इसके ऊपर आक्रमण करने की चेष्टा की। तो याद रखेंगे जो गजनी का यल्दौज था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐबक ने तो अपनी पूरी एक तरह से रणनीति ही बदल ली थी। उसने विवाह कर लिया था यल्दौज की पुत्री से। तो एक तरह से जो यल्दौज था वो इल्तुतमिश का एक तरह से रिश्तेदार था, लेकिन व्यवस्था क्या थी कि यल्दौज के मन में एक षड्यंत्र चलने लगा कि इल्तुतमिश ने तो हमारे भांजे यानी याद रखेंगे यल्दौज का जो एक तरह से आगे चलकर आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह जब मारा जाता है इल्तुतमिश से, तो अब यल्दौज को लगने लगा कि इसने तो हमारी पुत्री के लड़के को ही मार दिया, यानी इसने हमारे पुत्री के लड़के को ही मार दिया, यानी हमारे नाती को मार दिया। अब नाती को मारने के लिए इस इल्तुतमिश से बदला लेना चाह रहा था। तो इसने जैसे ही इल्तुतमिश पर आक्रमण किया 1215 में, यही लड़ाई तराइन की तीसरी लड़ाई कही जाती है। तराइन की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई आप जानते हैं। तराइन की तीसरी लड़ाई हुई। तराइन की तीसरी लड़ाई में ये जो यल्दौज था गजनी का, ये मारा जाता है। याद रखेंगे यल्दौज हार गया।
तो इल्तुतमिश के सामने से पहला कांटा निकल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शादी विवाह कर करके एक तरह से व्यवस्था को मेंटेन रखा था, लेकिन इल्तुतमिश की नीति जो थी वो शुरुआत से ही डिफर थी। उसने समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की पहले ही दिन से नीति बना ली। फिर इसके बाद इसकी दूसरी एक जो अंदरूनी समस्या थी वो क्या थी, वो 1228 में सिंध के शासक कुबाचा ने उत्पन्न कर दी। सिंध का शासक कुबाचा जो था, नसीरुद्दीन कुबाचा, उसके बारे में कहा जाता है कि इसने जैसे ही सिंध के क्षेत्र से आगे बढ़कर के लाहौर पर अधिकार करने की कोशिश की, इल्तुतमिश को ये बुरा लगा। इल्तुतमिश ने इसका सामना करने के लिए सिंध के इस पार अपनी सेना लगा दी। जैसे ही अपनी सेना लगाई, दोनों के बीच में सिंधु नदी के किनारे युद्ध होता है। आगे चल करके कुबाचा हार जाता है और सिंधु नदी में डूबकर अपने जान दे देता है। तो सिंधु में डूबकर जान दे देता है। तो इस तरह करके इल्तुतमिश के सामने से दूसरा कांटा भी निकल गया। तो यहां आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ये कुबाचा जो था, इसके साथ ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, याद है, अपनी बहन का। यानी ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया था। अब जब ऐबक की बहन इसको ब्याही थी तो याद रखेंगे ये इल्तुतमिश का रिश्तेदार हुआ, क्योंकि इल्तुतमिश ने ऐबक की पुत्री से विवाह किया था। यानी ऐबक की जो इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये उसकी बुआ थी जो कुबाचा की पत्नी थी। लेकिन कोई रिश्तेदारी यहाँ नहीं मानने वाला, सब एक दूसरे को निपटाने के एक तरह से कोशिश में लगे थे। इसी तरह कुबाचा भी एक तरह से उसके सामने से जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वो हट गई। तो ये जो पहली दूसरी समस्या थी, इसको तो उसने बड़ी सफलतापूर्वक निपटा लिया। लेकिन इन दोनों समस्याओं के बीच में एक और जटिल समस्या थी। वो समस्या क्या थी, उसको जरा समझिए, क्योंकि इतिहास में उस समस्या से अगर इल्तुतमिश सल्तनत को नहीं बचा पाता तो आज सल्तनत का इतिहास कुछ और होता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का इस समय भारत में प्रवेश हो रहा था, ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो रहा था जो वास्तव में पूरी एक तरह से कह सकते हैं कहर था। कहीं भी जाता था उसको खुदाई कहर के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, फारस का शासक हुआ करता था एक, जिसका नाम जलालुद्दीन मंगबरनी हुआ करता था। ये इस्लाम को मानने वाला था। गौर से समझेंगे, ये जो जलालुद्दीन मंगबरनी था, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति था। इसने जब मंगोलिया के एक आक्रमणकारी चंगेज खान के कुछ वंशजों को मार दिया तो मंगबरनी का पीछा करते हुए जो चंगेज खान था वो इसके पीछे पड़ गया। याद रखेंगे, मंगबरनी की गलती बस इतनी ही थी कि उसने चंगेज खान जो था, चंगेज खान के मामा की हत्या कर दी। चंगेज खान के मामा की जब हत्या कर दी इस मंगबरनी ने, तो मंगबरनी ने जब इसके मामा की हत्या कर दी तो चंगेज खान को बहुत बुरा लगा और उसने इस फारस के शासक मंगबरनी का पीछा करते हुए इसके शासन क्षेत्र में पहुंच गया। जब इसके शासन क्षेत्र फारस में पहुंचा चंगेज खान, तो ये भाग गया। ये भागकर भारत पहुंच जाता है। ये भागकर, जो फारस का शासक मंगबरनी था, ये भागकर कहाँ आ जाता है, भारत। जब चंगेज खान को ये पता चलता है कि फारस का शासक मंगबरनी भागकर भारत गया है और इस समय भारत का राजा इल्तुतमिश है, 1221 की ये सब घटना चल रही थी। याद रखेंगे, वो वर्ष 1221 का था जब मंगबरनी भारत आया था। तो याद रखेंगे, जब ये भारत भागकर आया मंगबरनी, तो चंगेज खान इसका पीछा करते करते वो भी भारत आया। लेकिन इल्तुतमिश ने यहाँ एक समझदारी दिखाई।
मंगबर्नी को भेजने वाला उस समय खलीफा हुआ करता था जो बगदाद का रहने वाला था। बगदाद के खलीफा ने मंगबर्नी से कहा, इस्लाम को मानने वाले हो तुम इल्तुतमिश के शासनकाल में चले जाओ भारत, वो भी इस्लाम को मानता है, वो तुम्हें शरण दे देगा। लेकिन इल्तुतमिश बड़ा समझदार था, उसने सोचा कि हमारी नई उदित सल्तनत है, इसकी सारी की सारी एक तरह से व्यवस्थाएं नई हैं, अभी कोई बड़ी सेना भी नहीं है, अगर हम चंगेज खान से टक्कर लेंगे इस मंगबर्नी के लिए जिसको हम अभी चंद दिन हुए हैं जाने हुए, अगर इसके चक्कर में हम टक्कर ले लेंगे चंगेज खान से तो ये हमें नष्ट कर देगा। क्योंकि इसके बारे में कहा जाता था, चंगेज खान के बारे में, इसका वास्तविक नाम, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। ये मंगोलिया का रहने वाला था, बहुत प्रश्न इस पर पूछे गए, सेम ऐसे ही पूछा गया, मंगोलिया का निवासी था। मंगोलिया का निवासी होने के कारण चंगेज खान को मंगोल कहा जाता था, याद रखेंगे ये मंगोल था। यानी अगर इसका वंश पूछा जाए तो ये मंगोल वंश से था। फिर इसके बाद में अगर पूछा जाता है कि वास्तव में चंगेज खान का एक और नाम क्या था, तो याद रखेंगे इसका नाम, इधर लिख लीजिए, वास्तविक नाम अगर पूछा जाता है तो वास्तविक नाम इसका तेमुचिन था। इस तेमुचिन को इसके कहर के कारण ये बहुत ही आतंकवादी किस्म का व्यक्ति था तेमुचिन, जिस कारण इसे चंगेज खान तेमुचिन, आगे चलकर इसका एक और नाम सामने आया, खुदाई कहर। ये तीनों जो नाम है ना, चाहे चंगेज खान हो, चाहे तेमुचिन हो, चाहे खुदाई कहर हो, सब एक ही व्यक्ति के हैं। याद रखेंगे चंगेज खान को ही तेमुचिन, ये खुदाई कहर भी कहा जाता था। इसने अपने जीवन में 60 से अधिक देश जीते थे, याद रखेंगे 60 से अधिक देश जीत लिए। कभी जिस क्षेत्र से गुजर जाता था वो क्षेत्र बचता नहीं था, फिर जिस क्षेत्र से जहां से गुजर गया सब जीत लिया इसने, कुछ भी नहीं बचा था। याद रखेंगे इसके शासन क्षेत्र में उत्तरी अफ्रीका से लेकर के पूर्वी यूरोप, फिर इसके बाद में चाइना, सेंट्रल एशिया, इसके बाद जितना भी देश अगल बगल के थे उन 60 देशों को इसने जीता था। बहुत बड़ा शासन क्षेत्र था, लेकिन इतना आपको नहीं याद रखना है। इतना आप याद रखिएगा कि इसको खुदाई कहर, तेमुचिन, मंगोल और मंगोलिया का रहने वाला था, ये भी इसके बारे में याद रखना है। तो इस कारण जब चंगेज खान की इतनी सारी भयभीत होने वाली बातें इल्तुतमिश को पता चली तो इल्तुतमिश ने मंगबर्नी को शरण देने से मना कर दिया, और इस शरण ना देने के कारण मंगबर्नी यहाँ से भागा भारत से। और जैसे ही चंगेज खान को पता चला मंगबर्नी अब भारत में नहीं है, इल्तुतमिश ने इसे भगा दिया है, इल्तुतमिश ने इसे शरण देने से मना कर दिया है। चंगेज खान अपनी थकी सेनाओं को लेकर के वापस मंगोलिया लौट जाता है। तो इस तरह चंगेज खान से एक तरह से फारस के शासक जलालुद्दीन मंगबर्नी को शरण ना देकर के चंगेज खान से दिल्ली सल्तनत सुरक्षित रह जाती है। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। जब ये मंगबर्नी भारत आया, मंगबर्नी को शरण नहीं दी गई, और ये किसने नहीं दी थी, याद रखेंगे इल्तुतमिश ने। इसके ऊपर कई सारे प्रश्न आते हैं, गौर से सुनिएगा। जब चंगेज खान आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली की गद्दी किसके हाथों में थी, तो याद रखना है इल्तुतमिश के। चंगेज खान किसका पीछा करते हुए भारत आया था, तो मंगबर्नी की, जलालुद्दीन मंगबर्नी की। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ जलालुद्दीन दिया होगा, तो याद रखेंगे जलालुद्दीन एक अकबर का भी नाम था, इससे आपको और अच्छा आसानी रहेगी याद करने में। तो ये मंगबर्नी से भी दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा करा लेता है, यानी मंगबर्नी को शरण नहीं दी थी। ऐसे पूछा जाता है फारस का वो कौन सा शासक था जिसको इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी, तो ऑप्शन में दिए होंगे मंगबर्नी, फिर इसके बाद वाहिद, इस तरह के नाम दिए होंगे ऊटपटांग के, लेकिन आपको याद रखना है फारस का शासक मंगबर्नी था जिसको शरण नहीं दी गई थी। तो इस तरह करके इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत को विवादों से भी बचाया। पहला स्टेप इसका एक कंप्लीट हुआ कि इसने सल्तनत को विवादों से बचा लिया। अब इसके पास दूसरा दायित्व तो क्या था, इसने दूसरा दायित्व अपना निभाया कि जो सल्तनत है उसको एक ऐसा आधार दिया जाए जिससे सल्तनत मजबूती से खड़ी हो जाए। तो इसने सल्तनत के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई।
मंत्रिपरिषद बनाई और उस मंत्रिपरिषद का नाम याद रखना है। इसने नाम रखा मजलिस ए खलवत। ये जो मजलिस ए खलवत है ना, यही दिल्ली सल्तनत की मंत्रिपरिषद के नाम से जानी जाती है। और ये मंत्रिपरिषद बनाई किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने मजलिस ए खलवत में शुरुआत में सिर्फ 3 ही मंत्रालय रखे थे। गौर से सुनेंगे, इसमें 3 मंत्री हुआ करते थे। पहला मंत्री होता था, जिसको याद रखना है, दीवान ए वजारत। ये जो दीवान वजारत होता था, ये वित्त विभाग देखता था, यानी ये वित्त मंत्रालय का मंत्री था, यानी वित्त विभाग का ये मंत्री था। दूसरा विभाग इसने बनाया दीवान रसालत का। ये जो दीवान रसालत हुआ करता था, ये विदेश विभाग देखता था, यानी बाहर के जो मामले, एक्सटर्नल अफेयर के जो मामले थे वो देखता था कि मंगबर्नी कैसे आया, मंगबर्नी ने क्या किया, मंगबर्नी की क्या क्या नीतियां हैं, किस कारण आया, ये सब देखता था दीवान रसालत। इसके बाद में एक और मंत्रालय, जो तीसरा मंत्रालय था, उसका नाम था दीवान इंसा। दीवान इंसा ये राजकीय पत्र व्यवहार का मंत्री हुआ करता था। याद रखेंगे, ये पत्र व्यवहार का मंत्री था, यानी जितने भी राज्य के पत्र होंगे उसको दीवान इंशा देखेगा। तो इस तरह करके उसने दिल्ली सल्तनत को एक मंत्रिपरिषद प्रदान की। फिर इसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत के लिए कुछ विभागों का भी एक तरह से आवंटन किया। उन विभागों के बारे में समझ लीजिए। ये केंद्रीय स्तर के 3 मंत्री थे, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद थी। याद रखेंगे, इसने एक यहाँ शब्द जुड़ जाता है, लिख लीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और ये इल्तुतमिश ने ही बनाई थी। इसमें कुल 3 विभाग थे, ऐसे करके भी प्रश्न पूछा गया है। 3 विभाग। आगे चल करके इसमें बलबन ने एक विभाग और जोड़ दिया था, उसको भी यहीं समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आगे चल करके इसमें एक विभाग और जुड़ जाता है। जब बलबन ने तुर्काने चहलगानी का जब इल्तुतमिश द्वारा गठन किया गया तो बलबन ने उसे समाप्त कर दिया। जब इसको समाप्त किया तुर्काने चहलगानी को, तो बलबन ने फिर दीवाने अर्ज नाम का एक विभाग गठित किया। ये दीवान अर्ज नाम का जो विभाग होता था, ये सैन्य विभाग होता था, सैन्य व्यवस्थाएं देखता था, सैन्य व्यवस्थाएं देखता था। ये सैन्य व्यवस्था इसलिए देखने लगा दीवान अर्ज, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी और इसे बलबन ने बनाया था। ये कतई मत भूलना, बलबन ने गठित किया। बलबन ने जब दीवान अर्ज का गठन किया तो इसकी ज़रूरत दीवान अर्ज की इसलिए पड़ी क्योंकि इसने तुर्काने चहलगानी का जब दमन कर दिया तो इसके पास सेना तो बची नहीं। चहलगानी यानी इक्तेदार जो हुआ करते थे, उनका एक कर्तव्य हुआ करता था कि वो राजा के लिए या सुल्तान के लिए सेना इकट्ठी करें, पड़ोसी राज्यों को जीत करके लाएं और राजस्व वसूली करें। तो ये सारे कार्य अब दीवान अर्ज के पास आ गए, यानी दीवान अर्ज के पास एक सैन्य व्यवस्था देखनी थी, बलबन के लिए एक सेना तैयार रखनी थी। तो इस कारण बलबन ने तुर्काने चहलगानी का दमन करके दीवान अर्ज नाम का एक चौथा डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये जो चौथा डिपार्टमेंट है, ये इल्तुतमिश ने नहीं बनाया था, ये बाद में जुड़ा है, इसको आपको ध्यान रखना। तो इस तरह करके दिल्ली सल्तनत में कुल 4 मंत्री थे, लेकिन इन मंत्रियों के कई सारे विभाग आवंटित थे। जैसे इन चारों के अलावा बलबन ने इल्तुतमिश ने कई सारे विभाग गठित किए। चौथा तो आप सभी को पता ही है, बलबन ने बनाया, 3 इल्तुतमिश ने बनाए थे। तो इन विभागों के अतिरिक्त बलबन ने कुछ ऐसे विभाग बना दिए जो ऐसे व्यक्तियों को आवंटित कर देना कि तुम अच्छा इस क्षेत्र को देखोगे, तुम इस क्षेत्र को देखोगे, लेकिन वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं थे। मंत्री सिर्फ 3 ही होते थे केंद्रीय के, मंत्री तो सिर्फ 3 ही होते थे केंद्र में।
पहला दीवाने वजारत जो वित्त मंत्रालय देखता था, दूसरा दीवाने रसालत जो विदेश मंत्रालय देखता था, तीसरा दीवाने इंसा जो पत्र व्यवहार को देखता था। बलबन ने चौथा बना दिया जो दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। तो इसके बाद में इल्तुतमिश के समय कई और सारे जो छोटे छोटे विभाग बनाए गए, उनको जरा समझ लीजिए। इसने एक विभाग एक अमीर को देने के लिए बनाया, अमीर ए आखूर। ये जो अमीर ए आखूर होता था, ये घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था, यानी घुड़सवार सेना को देखता था। घुड़सवार सेना प्रमुख होता था। ये विभाग होते थे छोटे छोटे। फिर इसके बाद में जैसे योजना आयोग नहीं होता था, लेकिन इसका कभी भी मंत्रिपरिषद के रूप में या मंत्री के रूप में इसका कोई विभाग नहीं होता था। याद रखें, कभी नहीं सुना होगा योजना मंत्री, ठीक है। तो उस तरह का नहीं होता था। इसी तरह ये होते थे कि अमीर आखूर एक घुड़सवार सेना का व्यक्ति होता था जिसको नियुक्त कर दिया जाता था। जैसे इस समय आर्मी में जो एक तरह से आप सभी जानते हैं, तो जो आर्मी प्रमुख है उस आर्मी प्रमुख को मंत्री नहीं माना जाता। तो ये वही लोग थे जिनको एक ऐसा विभाग दे दिया जाता था जो देखना है तुमको, लेकिन तुम मंत्री की श्रेणी में रही रहोगे। फिर इसके बाद में इसी तरह काजी उल कुजात, ये धार्मिक मंत्रालय देखता था, यानी धार्मिक चीजों का ये मंत्री हुआ करता था। धार्मिक मामले देखता था, जो धर्म से जुड़े हुए मामले थे। तो इस तरह करके इल्तुतमिश ने कुछ विभाग और बना दिए। फिर इसके बाद में इल्तुतमिश ने इन विभागों के साथ दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। लेकिन आगे बढ़ाने की चेष्टा करने से पहले इल्तुतमिश ने कई सारे प्रावधान किए। इसने इस जो ईरानी तौर तरीके थे उनको दरबार में लागू कराया। यानी ईरान के कई बार पेपर में पूछा गया है कि इसने अपने दरबार को किस देश की तरह सजाया, तो याद रखेंगे ईरानी तौर तरीकों से दरबार को सजाया। से दरबार सजाया इसने। आगे चल कर के ये खलीफा से 1229 में जब ये सब काम कर लेता है, खलीफा को बहुत प्रसन्नता होती है कि इल्तुतमिश इस्लाम का बहुत अच्छे से एक तरह से प्रसार कर रहा है। तो खलीफा ने 1229 ईस्वी में इसको नासिर अमीर उल मोमलिन, अमीर और मोमलिन, ये उपाधि दे दी खलीफा ने। और आप सभी को पता है ये खिलाफत कहाँ इस समय थी, पहले ही बताया गया था कि ये जो 1229 का वर्ष था, ये खिलाफत इस समय बगदाद के खलीफा के पास थी। बगदाद के खलीफा ने ये उपाधि दे दी इल्तुतमिश को और कहा कि तुम मुस्लिमों के एक बहादुर नेता हो। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, मुस्लिमों का बहादुर नेता। नासिर अमीर उल मोमलिन का अर्थ है मुस्लिमों का बहादुर नेता। आप सब ने कई बार पेपर में देखा होगा, प्रश्न पूछा गया मुस्लिमों का बहादुर नेता किसे यह उपाधि दी गई, तो बहादुर नेता। ये जो उपाधि मिली ना, ये इल्तुत को ही मिली थी। याद रखना, ये इल्तुत की उपाधि है। तो इस तरह करके खलीफा से जब ये एक तरह से उपाधि प्राप्त कर लेता है तो इसको कोई भय डर ये सब चीज़ें नहीं रहती। इसने दिल्ली सल्तनत को बहुत सारी और उपलब्धियां दी, उनको भी जरा हमें देखना है। इल्तुतमिश ने सबसे पहला कार्य तो ये किया कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव जो आधी छोड़कर उसके समय ही मृत्यु हो गई, आधी ही बनवा पाया था, तो उस निर्माण को पूरा कराया। यानी कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। पूरा कराने से आशय है कि 3 मंजिला इमारत बनवा दी। पेपर में पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, या
तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन निर्माण इसका पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। इस तरह करके वो एक ऐसी इमारत दिल्ली में स्थापित करा देता है, याद रखेंगे ये दिल्ली में स्थित है, जो वास्तव में कुतुब मीनार की जो पूरा कराया निर्माण वो इल्तुतमिश ने कराया। तो इस तरह करके इसने निर्माण कार्यों पर भी जोर दिया। साथ ही साथ इसके शासनकाल की कई और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां इस तरह की हैं कि ये वास्तव में दरबार में पहली बार, दिल्ली सल्तनत में पहली बार किसी व्यक्ति ने मुद्रा चलाई। याद रखेंगे, मुद्रा चलाई। मुद्रा किस चीज की चलाई? मुद्रा उसने चलाई चांदी की और तांबे की। चांदी का टंका चलवाया, चांदी का टंका चलवाया, और इसके बाद उसने तांबे का जीतल चलवाया। तो इस तरह करके इल्तुतमिश की ये दो मुद्राएं आपको याद रखनी, यही दो उसने चलवाई हैं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इनके बीच में एक डिफरेंस होता है, जरा समझिएगा। एक टंका बराबर, अगर आपसे कोई पूछे कि एक टंका बराबर, तो आप उसको जबरदस्त तरीके से बताना कि 48 जीतल होता है। तो इस तरह करके टंका और जीतल का एक रेशियो आपको पता चल गया। तो इल्तुतमिश ने एक मुद्रा भी चलवाई, साथ ही साथ इसने टकसाल की भी स्थापना करवाई। मुद्रा चला रहा है तो टकसाल की भी स्थापना करवानी ही पड़ेगी, तो टकसाल स्थापित करवाई। टकसाल स्थापित करवाई, टकसाल स्थापित कराने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ऐबक का शासनकाल मात्र 4 साल का रहा, तो कोई उपलब्धि ही नहीं रही ज़्यादा। इसके शासनकाल में सिर्फ याद रखना कि टकसाल स्थापित कराई, दिल्ली सल्तनत का स्थापित कराने वाला पहला सुल्तान था। तो इस तरह करके दिल्ली सल्तनत को एक मंत्रिपरिषद मिली, एक केंद्रीय इसने छोटी सी टुकड़ी भी बनाई थी सेना की। लेकिन इतिहास में अगर आपको कभी पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय सेना किसने बनाई, तो याद रखेंगे वो आप अलाउद्दीन खिलजी को ही बताएंगे। अगर पूछा जाए केंद्रीय सेना, तो केंद्रीय सेना में आप हमेशा अलाउद्दीन को ही बताएंगे, अलाउद्दीन खिलजी को ही, क्योंकि आयोग ने भी इसी को आंसर के रूप में माना है। और बाकी जितने भी ऑप्शन आपको दिए होंगे, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे ऐबक हो, चाहे इसके बाद में कोई भी बलबन हो, लेकिन केंद्रीय सेना अलाउद्दीन ने ही बनाई। लेकिन इसने क्या किया? इसने जो खालसा भूमि थी, खालसा भूमि क्या होती थी? याद रखेंगे, ये जो खालसा भूमि थी ना, इस भूमि को गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता था। बहुत उपजाऊ भूमि होती थी, क्योंकि गंगा यमुना की तलहटी में जितना भी मलबा टाइप का आता था, उपजाऊ गाद आता था, उस दोआब में बहुत उपजाऊ भूमि होती थी, यानी गंगा यमुना के दोआब की। यानी यहाँ पर एक तरह से फसल बहुत अच्छी होती थी, जिस कारण इन फसलों की चोरी हो जाती थी, लूटमार हो जाती थी, लोगों का कब्जा होता था इन जमीनों पे। इस सब की देखभाल के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया? एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी बनाई। याद रखेंगे, उस सैन्य टुकड़ी के बारे में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में दोआब की क्षेत्र की रक्षा के लिए किस सुल्तान ने सैन्य टुकड़ी बनाई थी? तो सैन्य टुकड़ी बनाई किसने? इल्तुतमिश ने। और इस इल्तुतमिश ने उस सैन्य टुकड़ी का नाम क्या रखा, उसका नामकरण क्या था, वो याद रखना है। उसका नाम हश्म-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी था। ऑप्शन में अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों आप टिक करेंगे, अगर एक मिलता है तो एक टिक करेंगे। यानी सुल्तान की सेना या कल्ब-ए-सुल्तानी, या इसको कहते थे सुल्तान की सेना, या हश्म-ए-कल्ब यानी सुल्तान के निजी सेना, एक तरह से जो व्यक्ति हैं निजी सैनिक, इस तरह करके उनको
संबोधित किया गया। तो ये थी इल्तुतमिश की एक छोटी सैन्य टुकड़ी। लेकिन केंद्रीय सेना की बात करें तो अलाउद्दीन ही लगाना। इसके बाद में अब इल्तुतमिश ने अपना सारा का सारा शासन क्षेत्र एक तरह से संगठित कर लिया। जितनी व्यवस्थाएं उसने लागू की उनके आधार पर दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत स्तंभ प्रदान किया। आगे चल कर के मकबरा बनवाने वाला पहला सुल्तान बना, यह भी इसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने मकबरा बनवाया, और ये मकबरा जो था ना, इसको इतिहास में सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा। अगर आधा प्रश्न आप याद करेंगे तो आपकी तैयारी आधी होगी, अगर आप पूरा प्रश्न याद करेंगे तो आपकी तैयारी पूरी मानी जाएगी। तो जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ये नाम है। प्रश्न सीधे भी पूछा गया है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने पहली बार मकबरा बनवाया, तो याद रखेंगे वो इल्तुतमिश ही था जिसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इस तरह करके इल्तुतमिश एक तरह से दिल्ली सल्तनत के सारे दायित्वों को पूरा करता है। फिर इसके बाद में दिल्ली सल्तनत जब आगे बढ़ती है तो इल्तुतमिश धीरे धीरे करके कमज़ोर होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वो वर्ष आ गया इल्तुतमिश की, उस समय मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे 1236 में इल्तुत की डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की गद्दी को पाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र हुए। याद रखेंगे इल्तुतमिश चाहता था कि वो रजिया सुल्तान को गद्दी दे, क्योंकि रजिया सुल्तान इतनी योग्य थी। इल्तुतमिश के साथ उसके शासन में पहले ही सिक्के जारी हो गए थे, यानी इल्तुतमिश के जीवित रहते ही रजिया सुल्तान के सिक्के इल्तुतमिश ने जारी करवा दिए थे। साथ ही साथ जब घुड़सवारी करने जाता था, यानी किसी सैन्य अभियान पर जाए या घुड़सवारी करने जाए, तो इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को अपने साथ लेकर जाता था। उसके साथ रजिया सुल्तान जाती थी और बहुत सारे सैन्य एक तरह से अभियानों में इल्तुतमिश रजिया को अपने साथ ले भी गया था। इसके साथ ही इल्तुतमिश रजिया के बारे में कहता था कि दिल्ली सल्तनत को मेरे बाद रजिया सुल्तान ही एक ऐसी शासिका है जो संभाल सकती है। तो दिल्ली के अमीर जो थे वो वास्तव में रजिया सुल्तान से बहुत स्नेह करते थे, लगाव रखते थे। रजिया सुल्तान को अपनी शासिका के रूप में वो पहले ही स्वीकार कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश की जब अचानक डेथ हो गई, कोई समझ ही नहीं पाया कि अब क्या किया जाए। तो इसकी जो इल्तुतमिश की पत्नी थी, जो ऐबक की पत्नी थी, याद रखेंगे ऐबक की पुत्री जो थी इल्तुतमिश की पत्नी, जिसके बारे में कहा जाता है इल्तुतमिश की जो पत्नी, इसकी पत्नी वही है शाह तुर्काना, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, शाह तुर्काना। और ये जो शाह तुर्काना है ना, यही ऐबक की पुत्री है, ऐबक की पुत्री। इसने पहले से ही ठान लिया था कि इल्तुतमिश की एक तरह से पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को ये गड़बड़ कर देगी, क्योंकि इसके एक तरह से कह सकते हैं कि जो कई रिश्तेदार, इसके ऐबक की जो ये शाह तुर्काना थी, इसके ही पति यानी इल्तुतमिश ने ही यल्दौज को मारा था, यानी वो भी इसका नाना था सगा। फिर इसके बाद में, यानी ये भी आपको ध्यान रखना है, फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश ने ही कुबाशा को मारा, वो भी इसका रिश्तेदार। तो ये चाहती थी कि इल्तुतमिश के वंश में कोई ऐसी व्यवस्था बन ही ना पाए। एकमात्र पुत्र से स्नेह करती थी जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था। याद रखेंगे शाह तुर्काना के षड्यंत्र के कारण ही आगे चलकर इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया गया। रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया गया। वो वर्ष था 1236 का। कुछ महीने तक शासन करने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज और जो शाह तुर्काना थी, इनकी नीयत बदलने लगी। नीयत इसलिए बदलने लगी कि ये शासन में एक अच्छा कार्य नहीं करते थे, जनता इनसे खुश नहीं थी। जैसे इल्तुतमिश के एक तरह से उदार व्यवहार थे,
उस तरह के इसके कोई उदार व्यवहार नहीं थे, जिस कारण रुकनुद्दीन फिरोज को लोग अच्छम शासक मानने लगे। दिल्ली के अमीर तो पहले ही दिन से रजिया सुल्तान को अपनी शासिका मानते थे, लेकिन लाहौर के कुछ अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज का सपोर्ट किया था। दिल्ली के भी अमीर शासक बन जाए कोई अच्छा, इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज का चुनाव कर लिया। लेकिन गलती उनको लगने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब रजिया इसके ही शासनकाल में अपनी माता और अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज के विरोध में रजिया शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के समय लाल कपड़े पहनकर आ जाती है। शुक्रवार को जुम्मे का नमाज हो रहा था और उस जुम्मे की नमाज में इस जुम्मे की जब नमाज अदा हुई तो उसके बाद रजिया सुल्तान लाल कपड़ों में आई। लाल कपड़ों में आकर के उसने क्या किया, उसने इन अमीरों से सहयोग मांगने की एक तरह से कोशिश की। अमीरों से कहा, तुम ऐसे शासक को रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा चुके हो जो वास्तव में जनता के प्रति जरा भी उदार नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं है कि दिल्ली सल्तनत में क्या हो रहा है, कैसा क्या सिस्टम चल रहा है। जो पिताजी ने बनाई है सल्तनत इतनी मेहनत करके, वो रुकनुद्दीन सब मटियामेट कर रहा है। ये एक अच्छम शासक है, इसको गद्दी से तुरंत उतार दिया जाना चाहिए। दिल्ली के अमीरों ने रजिया सुल्तान की बात मांग ली। उन रजिया सुल्तान के भावुक और संवेदनशील विचारों के आगे दिल्ली सल्तनत के अमीर झुक गए और आगे चलकर रुकनुद्दीन फिरोज को कैद करा लिया गया रजिया सुल्तान के द्वारा। यानी रजिया सुल्तान ने आगे चलकर रुकनुद्दीन फिरोज को कैद कराकर उसकी शाह तुर्काना के साथ हत्या कर दी। याद रखेंगे, रजिया सुल्तान ने इसकी हत्या करा दी क्योंकि एक अच्छम शासक था, बड़ी इसकी गंदी प्रवृत्ति थी, लोभी विलासी किस्म का व्यक्ति था, जिस कारण रजिया सुल्तान ने इसकी हत्या करा दी। अब गद्दी मिल गई किसे, अगले सुल्तान यानी रजिया को। रजिया के बारे में आपको अब देखना है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में अब आपको देखना है। और रजिया सुल्तान के बारे में अगर आपको देखना है तो इसके इतिहास के उन पृष्ठों पर आप जाएंगे जहां से इतिहास 1236 से 1240 के बीच में गढ़ा गया है। याद रखेंगे, आप इतिहास सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, इतिहास आप लिखने वाले हैं। एमपीपीसीएस में आप सिलेक्ट होकर कहीं जा कर के आप अपना खुद का इतिहास बनाएंगे। भूगोल भी आप अपना बदल सकते हैं, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको आपकी अर्थव्यवस्था भी बदली हुई मिलेगी, क्योंकि एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। तो यहाँ पर रजिया सुल्तान के बारे में अगर आपको बहुत अच्छा पढ़ना है तो याद रखेंगे, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के बीच में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपने भाई और अपनी माता की हत्या करके बैठ गई। रजिया सुल्तान को दिल्ली के अमीरों ने, जैसे कि उसके पिता इल्तुतमिश के अमीरों ने सहयोग किया था, उन अमीरों के सहयोग से गद्दी पर बैठी थी। और फिर इसके शासन क्षेत्र में वो सारी नीतियां इसने लागू करनी शुरू कर दी जो इसके पिताजी ने शुरू की थी। यानी अपने पिताजी की तरह ही जो पोशाक थी, यानी जो कपड़े थे, बचपन में तो इसके पिताजी ने इसको शौक में पहनाया कि पुत्री है, इसको लड़के जैसे कपड़े पहनाओ, इसको लड़के जैसे रहन सहन सिखाओ। लेकिन अब रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो उसने पुरुषों जैसे लिबास पहनने शुरू कर दिए, उसने चोंगा पहनना शुरू कर दिया, उसने टोपी लगानी शुरू कर दी। याद रखेंगे, ये सब पेपर में पूछा गया है, चोंगा और टोपी किसने पहनी है। तो याद रखेंगे, लिखा तो सबके बारे में, लेकिन रजिया सुल्तान के बारे में आपको लिखा मिलेगा। वो ऑप्शन आपके सामने लिखा मिलेगा कि चोंगा और टोपी धारण करने वाली दिल्ली सल्तनत की वो कौन सी शासिका थी, आपके सामने लिखा मिलेगा। बताइए कौन सी शाह तुर्काना थी या नूरजहां थी, ऐसे करके आपसे दे देगा। एक ऑप्शन में रजिया भी दे देगा, रजिया सही होगा। तो चोंगा और टोपी इसने धारण करनी शुरू कर दी। जैसे आप जज साहब को देखते हैं ना, जब कोर्ट में आते हैं वो तो एक ऐसा लवादा टाइप का पहन कर आते हैं लिबास, लगता है कि जैसे कोई भालू पहन के आ गया है, लगता नहीं आपको? वही वाला चोंगा है। टोपी आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत की पहचान थी, पगड़ी और टोपी, और वो धारण करके आने लगी। अब दिल्ली के अमीरों को रजिया सुल्तान बुरी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि इसने ऐसी नीतियां शुरू कर दी कि दिल्ली के जो अमीर थे, दिल्ली के अमीरों को वो भाने वाली नहीं है। रजिया सुल्तान ने दरबारी जो नियम थे उनको सख्ती से लागू करने की कोशिश की। रजिया सुल्तान ने क्या किया? दरबारी नियम सख्ती से लागू किए, जैसे इल्तुतमिश करता था।
दरबारी नियम सख्ती से लागू किए। ये भी लागू किए जब, तो दिल्ली के अमीरों के कान खड़े हो गए। अरे हमने तो इसको अच्छा समझ के बिठाया था, हमने सोचा था इसके शासनकाल में हम खूब घपले गोपाले करेंगे, हम लगातार इसके शासन में घोटाले करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसने दरबारी नियम जो थे वो बड़े सख्त कर दिए। अगर कोई भी व्यक्ति दरबार में लेट आता पाया जाएगा तो उसे दंडित करेंगे। तो इस तरह करके रजिया सुल्तान अब दिल्ली के अमीरों के एक तरह से आंख की किरकिरी बन गई। अब रजिया सुल्तान को हटाने की एक तरह से फिराक में लग गए दिल्ली के अमीर कि किस तरह रजिया जो है इसको गद्दी से हटाया जाए। एक तो इन्हें ये नागवार गुजर रहा था कि एक महिला इनकी शासिका बन गई। पहला तो इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि एक महिला की आदेशों को इनको एक तरह से बजाना था। महिला शासिका होना इन्हें स्वीकार नहीं था। महिला शासिका हो गई रजिया, तो रजिया के बारे में ये लोग बहुत सारे षड्यंत्र रचने लगे। रजिया ने भी कुछ गलती कर दी और क्या किया, स्वीकार नहीं किसे, अमीरों को। अमीर जो होते थे यानी जो एक तरह से डेप्टी होते थे, जो नायब होते थे, उनको अमीर बोला जाता था। आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत में अमीर का योगदान वही होता था जो सल्तनत काल में सामंत का होता था। सामंत यानी एक सेना का छोटी सी टुकड़ी रखते थे, साथ ही साथ उनको विभाग दे दिए जाते थे। कई सारे क्षेत्र अमीरों के पास होते थे जो वास्तव में इख्ता कहे जाते थे। तो ये अमीर जो होते थे वो महिला शासिका को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। महिला शासिका इनके लिए पसंद नहीं थी, तो इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसी तरह के कई सारे प्रयासों के बाद भी रजिया सुल्तान सख्ती से गद्दी पर डटी रही, लेकिन उसने एक गलती ये कर दी कि उसने एक याकूत को, ये यहाँ पे याद रखेंगे, उसकी गलती बस इतनी रही कि उसने एक याकूत को, याकूत जो था वो निम्न श्रेणी का तुर्क था। ये जो याकूत था वो निम्न तुर्क था और इसको उसने क्या किया, गद्दी पे बिठाने की कोशिश की। किसकी, अमीर आखूर की। इसने अमीर आखूर के पद पर अमीर आखूर के पद पर, ये पद जो था इल्तुतमिश ने बनाया था। ये घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था। अभी आपने पीछे देखा है घुड़सवार सेना प्रमुख। तो ये जो घुड़सवार सेना प्रमुख था ना अमीर आखूर, इस पर उसने नियुक्त कर दिया एक याकूत को जो निम्न श्रेणी का था। वास्तव में इसके बारे में कहा जाता है, जैसा कि मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी में कहा है, उनका ग्रंथ है तबकात नासरी, रजिया सुल्तान के प्रेम संबंधों पर बहुत विधिवत चर्चा करते हैं। तो याकूत के बारे में मिन्हाजुद्दीन ने लिखा है कि रजिया सुल्तान के इस याकूत से प्रेम संबंध हो जाते हैं। इस प्रेम संबंध में दोनों पागल हो जाते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं जैसे रहते हैं वैसे रहने लगते हैं। राज दरबार में दोनों साथ साथ घूमते हैं। ये बात जो इसके अमीर थे उनको पसंद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि ये उच्च श्रेणी के तुर्क थे और एक निम्न श्रेणी के तुर्क से उसकी शासिका यानी उसकी महारानी वो क्या कर रही है, प्रेम संबंध कर रही है। लेकिन प्रेम कहते नहीं कि अंधा होता है। रजिया को भी ये सब बातें समझ नहीं आई। उसने अमीर आखूर के पद पर उसे आखिर में नियुक्त कर दिया। अब तो ये हद हो गई अमीरों के लिए। अमीरों ने कहा हमारा एक ऐसा नेता, हमारा एक ऐसा प्रमुख बन गया है जो एक निम्न श्रेणी का है, उसे हमें सलाम करना है। हम कैसे कर सकते हैं भाई सलाम? एक निम्न तुर्क को हम कैसे सलाम करेंगे? हम तो इलबारी तुर्क के एक तरह से अमीर हैं, हम एक उच्च श्रेणी के तुर्क के अमीर हैं, तो हम निम्न श्रेणी के कैसे तुर्क को सलाम करें? ये बात जैसे ही अमीरों को नागवार गुजरी तो भटिंडा का एक इक्तेदार, याद रखेंगे, ये सब देखते हुए जब उसने एक तरह से अमीर के पद पर इसे नियुक्त किया यानी घुड़सवार सेना का प्रमुख बनाया, तो अब विद्रोह होने की पूरी एक प्लानिंग बन चुकी। वो विद्रोह सबसे पहले किया किसने? भटिंडा का इक्तेदार था। भटिंडा का इक्तेदार, कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछा गया, गौर से समझेंगे। भटिंडा का इक्तेदार था अल्तुनिया। भटिंडा का इक्तेदार था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, कहने लगा हम तुम्हें नहीं मानते भाई महारानी। इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। रजिया सुल्तान के समय विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अल्तुनिया था।
अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह कर दिया? ये पहले दिन से ही रजिया सुल्तान से प्रेम करता था अल्तुनिया, और उसकी जो एक तरह से प्रेम था वो यहाँ चकनाचूर हो गया, क्योंकि रजिया तो याकूत से प्यार करने लगी। अब अल्तुनिया के सामने क्या हो गया? अल्तुनिया के सामने एक ही ऑप्शन बचा कि वो विद्रोह कर दे, और इस बात का विद्रोह करे कि तुमने एक निम्न स्तरीय तुर्क को कैसे अपना प्रेमी बना लिया, और ये सब मौका देखकर इक्तेदार भी उसके विरोध में आ गए। आखिर में अल्तुनिया ने जब विद्रोह किया, ये भटिंडा का जो क्षेत्र है ये पंजाब में पड़ता है, आप सभी को पता होगा। पंजाब का जो भटिंडा का क्षेत्र है उसका इक्तेदार अल्तुनिया, उसने विद्रोह किया। अल्तुनिया जैसे ही विद्रोह करता है, रजिया सुल्तान याकूत के साथ, याद रखेंगे, रजिया सुल्तान ने इस याकूत से कहा कि चलो चलते हैं, इस अल्तुनिया का काम तमाम करके आते हैं चल के। यहां से याकूत और रजिया दोनों अपनी सेना लेकर के, क्योंकि घुड़सवार सेना तो याकूत की ही थी, यानी यही इसका प्रमुख था। इन दोनों ने प्लानिंग करके अल्तुनिया को निपटाने का एक प्लान बनाया, यानी अल्तुनिया को मारने का एक प्लान बनाया। लेकिन अल्तुनिया बहुत चालाक था। इसने भटिंडा का जो किला है, भटिंडा के किले में, भटिंडा का किला, ये जो भटिंडा का किला है इसमें खुद को कैद कर लिया अल्तुनिया ने। जब रजिया सुल्तान अपनी सेना लेकर के आती है तो ये बाहर खड़ी हो जाती है। अल्तुनिया इस किले में कैद रहा, कई दिनों तक रजिया इसका इंतजार करती रही। याकूत भी चारों ओर से अपनी सेनाएं इस किले के बाहर लगा करके, पहरा लगा करके रजिया के साथ खड़ा हो गया। अल्तुनिया ने मौका देखते ही याकूत के ऊपर अपनी सैन्य जो टुकड़ी थी उसको बोला कि याकूत को ऊपर हमला करो। आखिर में जब याकूत के ऊपर हमला किया गया तो याकूत पकड़ लिया गया, और जैसे ही अल्तुनिया के पास लाया गया, यानी भटिंडे के किले में यहाँ अल्तुनिया चुपचाप बैठा है, और इसके पास जब लाया गया अल्तुनिया को तो अल्तुनिया ने याकूत को क्या किया? मार दिया। यानी रजिया के प्रेमी को क्या कर दिया? मार दिया। अब जब याकूत मर गया तो घुड़सवार सेना का एक नेतृत्व जो था वो बिखर गया, यानी घुड़सवार सेना का अब कोई भी नेतृत्व करने वाला बचा नहीं था। कौन इसे निर्देश दे? क्योंकि याकूत जो घुड़सवार सेना का प्रमुख था वो तो मर ही गया, मार दिया गया। अब रजिया जो यहाँ खड़ी थी वो पड़ गई अकेले। इसकी सुरक्षा के लिए जो भी लगाए गए थे सैनिक, उन सबको अल्तुनिया ने षड्यंत्र के द्वारा और लोभ मोह पैसा देकर के खरीद लिया। अब रजिया सुल्तान को यहाँ पर अल्तुनिया द्वारा कैद कर लिया गया, यानी रजिया क्या हो गई? कैद हो गई। रजिया के सामने दो ऑप्शन रखे अल्तुनिया ने, या तो तुम मृत्युदंड स्वीकार करो या फिर तुम मुझसे विवाह करो। तो रजिया एक तो शासिका थी, उसको शासक की गद्दी प्यारी थी, उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। यानी कैद में रहते हुए रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब जब अल्तुनिया से उसका विवाह हो जाता है तो ये बात दिल्ली के अमीरों को फिर नागवार गुजरी कि एक महिला जिसको हमने मारने का प्लान बनाया, भटिंडे के इक्तेदार ने उसमें ऐसा क्या देख लिया कि उसने विवाह कर लिया। अब अमीरों को ये लगा कि आगे चल करके रजिया सुल्तान जैसी गद्दी से हटेगी या रजिया सुल्तान गद्दी पर बनी भी रही तो हम अल्तुनिया के चक्कर में फंस जाएंगे और फिर रजिया सुल्तान के हम षड्यंत्रों का सामना करेंगे, रजिया सुल्तान के कड़े दरबारी नियमों का सामना करेंगे। तो ये जो अमीर थे दिल्ली के ना, उन्होंने एक प्लान बनाया, और जो कैथल नाम की एक जगह पड़ती है, तो रजिया और अल्तुनिया जब वापस आ रहे थे तो याद रखेंगे, इन्होंने जब शादी कर ली तो वापस आ रहे हैं ये लोग। जैसे ही ये आ रहे हैं तो इनको याद रखेंगे, कैथल नाम की एक जगह पड़ती है, याद रखेंगे कैथल, ये हरियाणा में पड़ती है। पंजाब से जैसे ही ये लोग आगे चलकर बढ़े हरियाणा के तरफ और दिल्ली आने लगे तो इन्होंने हरियाणा के एक जगह कैथल पड़ती है, वहां पर इनको जाटों द्वारा मार दिया जाता है। तो याद रखेंगे, कैथल हरियाणा में जाटों ने रजिया और प्लस अल्तुनिया की हत्या कर दी। रजिया प्लस अल्तुनिया की हत्या हो गई। तो ये था पूरा का पूरा रजिया सुल्तान का इतिहास।
अगर इसके बारे में बहुत सारी आपको जानकारी पढ़नी है तो इसके ऊपर कई सारे ग्रंथों का एक विवरण आपको मिलेगा। इसके बारे में सबसे सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो ये जो तबकात-ए नासरी ग्रंथ है, जो रज़िया के बारे में वर्णन करता है, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने इसे लिखा है। और याद रखेंगे ये मिन्हाजुद्दीन सिराज कौन है, ये लेखक हैं और इन्होंने रज़िया सुल्तान के ऊपर ये जो ग्रंथ लिखा है ये वास्तव में इल्तुतमिश के दरबार में भी थे, इल्तुतमिश के काल में भी ये लेखक थे। इसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर भी इन्होंने अपनी रचना लिखी। तो इस तरह करके रज़िया सुल्तान का पूरा ये विवरण था। इसके बाद अब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में यहीं से इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब तैयार करिए, इतना आप ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान का। और रुकनुद्दीन फिरोज का जो विवरण था वो आपको बता दिया गया है, प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद हम अगली क्लास यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस क्लास से जुड़ने के लिए, MPPCS के इस सीरीज के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।